गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में और अब तक हमने बात की है कि जो जेनेटिक्स है आनुवांशिकी है उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स के बारे में मतलब सत्यापित प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किए। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, उसने सत्यापित और पूर्णतः से सफल प्रयोग किए थे। किसके मामले में? आनुवांशिकी के मामले में। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जो मेंडल के सत्यापित प्रयोग यानी आनुवांशिक प्रयोग है, ठीक है, उन प्रयोगों को कुछ जीव फॉलो नहीं करते, अर्थात कुछ जीवों पर मेंडल के प्रयोग लागू नहीं होते हैं। अर्थात ऐसे जीवों को हम, जैसे कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि अपनी प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव है जिन पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते, अर्थात मेंडल के बताए अनुसार उनमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो उनमें हमने बात की थी अर्थात मेंडलवाद के विचलन के बारे में। तो यहाँ पे हमने अब तक मेंडलवाद के विचलन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक तो अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी है। क्या पढ़ी है? अपूर्ण प्रभाविता। देखो मेंडलवाद के विचलन में हमने क्या पढ़ा है? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ी थी सहप्रभाविता। सहप्रभाविता। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सहप्रभाविता का एक और एग्जाम्पल किससे आता है? आपके मानव रक्त समूह से, अर्थात जिसे बहुयुग्म विकल्पी प्रकार भी कहते हैं। ये भी मेंडलवाद का विचलन ही है, युग्म विकल्पी। अब देखो बहुयुग्म विकल्पी, मेंडल के अनुसार क्या था कि एक जीन होता है, ठीक है, उस एक जीन के कितने? 2 युग्म विकल्प होते हैं। कितने युग्म विकल्प होते हैं? 2 एलील होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया कि कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जिनके 2 से अधिक युग्म विकल्प मौजूद होते हैं, ऐसे जीन को बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पी जीन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिया था हमने बहुयुग्म विकल्पी का, हमने मानव रक्त समूह, मानव रक्त समूह। ठीक है, और हमने बात की थी कि मानव रक्त समूह के बारे में, ठीक है, कि मानव के अंदर एबीओ प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? एबीओ प्रकार का मानव के अंदर क्या पाया जाता है? रक्त समूह पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह मौजूद है। कितने प्रकार के? 4। ABO, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप समस्त मानव जाति के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील अर्थात एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्प। अब इन सभी चारों जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, इनको नियंत्रित करने वाली, ये लक्षण प्रकट करने वाली, ये ब्लड ग्रुप का लक्षण प्रकट करने वाली या नियंत्रित करने वाली जो जीन है, ठीक है ना, उस जीन का नाम है करने वाली जीन। ठीक है, इस जीन को हम कहते हैं आई जीन। कौन सी जीन है? आई जीन। और इस आई जीन के क्या होते हैं? 3 युग्म विकल्प मौजूद है। कितने युग्म विकल्प है? 3। ठीक है, कौन कौन से? IA, IB और IO, ये 3 एलील है। ठीक है ना, ये 3 एलील किस जीन के मौजूद हैं? आपके आई जीन के मौजूद है। अर्थात मेंडल के यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसका निर्धारण करने वाली ये जीन होती है, उसके 3 युग्म विकल्प के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो तीनों युग्म विकल्प है, तो यहाँ पे बात की है कि एक जीन के 3 युग्म विकल्प मौजूद है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन तीनों युग्म विकल्प के आधार पे क्या होता है कि रक्त समूह का निर्धारण होता है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि जो आपका IA तथा IB होता है, IA तथा IB, ये जो 2 युग्म विकल्प होते हैं इन्हें प्रभावी बोलते हैं, इन्हें प्रभावी कारक कहेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आई होता है, इसे क्या कहेंगे? अप्रभावी कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे IA IB प्रभावी होता है और आपका जो अप्रभावी क्या है?
IO होता है। ठीक है, अब मान लीजिए किस प्रकार से संतति में ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात इन रक्त ये युग्म विकल्प है, इनकी वंशागति कैसे होती है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि किसी पिता का ब्लड ग्रुप, मतलब पिता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे O है। ठीक है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे माता का ब्लड ग्रुप है AB है। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस होता है तो उत्पन्न होने वाली संतति में रक्त समूह क्या होगा। ठीक है, तो देखो O ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप होगा IO। हमने जब सारणी पढ़ी थी तब एक बात पढ़ी थी कि आपके O ब्लड ग्रुप के लिए एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है, जबकि B ब्लड ग्रुप के AB के लिए भी क्या होता है, एक ही प्रकार का, कौन सा, IB होता है। ठीक है ना, इनके मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो संतति में क्या होता है, इस प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे देखो इससे दो प्रकार के युग्मक IO, दूसरे वाले में भी IO, इससे भी दो युग्मक IA IB। ठीक है, यहाँ पे दोनों युग्मक अलग अलग लेकिन दोनों समान है। इनके मध्य जब क्रॉस करवाया आप लोगों ने तो आपको जो संतति प्राप्त होगी उसमें देखो ब्लड ग्रुप, भाई इसका संयोजन इससे करवाओगे तो पहली संतति में IA IO, इसका संयोजन B के साथ में कराओगे IA IO, IB IO। ठीक है, फिर इसका संयोजन IA IO, यहाँ पे फिर इसका देखो IAIO, लास्ट में IBIO। तो यहाँ पे देखो कि जो संततियाँ उत्पन्न होगी उनमें क्या होगा कि 50% संतति ऐसी होगी भाई IAIO, किसका जीनोटाइप होता है, A ब्लड ग्रुप का। ठीक है, और 50% संतति किस प्रकार की होगी, जिसमें IBIO होता है, वो B ब्लड ग्रुप होता है। देखो इधर देखो मैंने बताया था कि A ब्लड ग्रुप के लिए दो प्रकार की जीनोटाइप होते हैं, IA या फिर IAIO। ये दो प्रकार की जीनोटाइप किसके लिए हो सकते हैं, A के लिए। B के लिए दो प्रकार के होते हैं, IB या फिर IBIO। AB के लिए एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है, IB, और लास्ट में O होता है, उसके लिए भी एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है, IO। इसके लिए भी क्या होता है, एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो ये इस जीनोटाइप के आधार पर आप इस प्रकार से मतलब क्रॉस करवा करके जो उत्पन्न होने वाली संततियां होती है उनमें संभावित रक्त समूह की गणना कर सकते हो कि भाई उत्पन्न होने वाली संतति में किस प्रकार के रक्त समूह बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपने पढ़ा है कि IAIO ये कौन से ब्लड ग्रुप को निर्मित करता है, A ब्लड ग्रुप को। देखो जिसके अंदर इस प्रकार का जीनोटाइप होगा उसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A। फिर बात की है IBIO, ये जो जीनोटाइप होगा वो कौन से ब्लड ग्रुप को शो करता है, B ब्लड ग्रुप को शो करता है। तो ये तो बात होगी मान लीजिए माता। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी के पिता का ब्लड ग्रुप, भाई यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। भाई किसी के पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। ठीक है ना, इन दोनों के मध्य विवाह हो गया तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है उनमें संभावित रक्त समूह क्या होंगे। अब देखो A ब्लड ग्रुप के लिए हम दो प्रकार के जीनोटाइप ले सकते हैं, ये भी लोगे तो भी सही है, ये भी लोगे तो भी सही है। तो आपको जैसे कि परमानेंटली ये कह दिया जाए कि केवल आपको समयुगी अवस्था में ही जीनोटाइप लेना है, भाई IA ही लेना है और फिर क्रॉस करवाना है, तब तो ये ले। और आपको ये कह दिया जाए कि आप जो जीनोटाइप आपके पास में पाया, मतलब आपको बताया गया है, आप पढ़ रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो आप कोई सब ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया है कि IA क्या ले लिया, पिताजी का जीनोटाइप ले लिया, और B ब्लड ग्रुप वाली माता के लिए IB ले लिया। ठीक है ना, IB। अब इनमें क्या होगा, युग्मक बनेंगे। अब आप सबको पता है कि इनमें दोनों प्रकार के युग्मक समान बनेंगे, IA इसमें भी दोनों युग्मक समान बनेंगे, IB बन गए युग्मक। युग्मक बनने के बाद में इन युग्मकों के मध्य क्या होगा,
क्रॉस होगा, ठीक है ना। इन युग्मकों की मध्य क्या होगा, क्रॉस, और क्रॉस होने पर जो संतति प्राप्त होगी उनमें जीनोटाइप देखो, पहले वाले युग्मक का इन दो के साथ में क्रॉस करवा, इससे करवा दिया, इससे करवा दिया, ठीक है ना। तो पहली वाली संतति में IA IB, दूसरी वाली में IA IB, दैट्स ऑल। फिर इस दूसरे युग्मक का संयोजन बाकी दोनों से ही करवाओ, तो ये भी हो जाएगा IA IB। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि उत्पन्न होने वाली जो सभी संततियाँ होगी वो कैसी है, 100% सारी संतति कैसी होगी, AB वाला कौन सा होगा, AB, अर्थात AB ब्लड ग्रुप वाली संततियाँ प्राप्त होती है। कौन से ब्लड ग्रुप वाली होती है, AB रक्त समूह वाली यहाँ पे संततियाँ प्राप्त होती है। अब एक बात याद रख लेना कि जो AB ब्लड ग्रुप वाली यहाँ पे जो संततियाँ प्राप्त हुई है, तो A और B दो प्रकार के एंटीजन हमने पढ़े हैं भाई, ब्लड ग्रुप के लिए दो प्रकार के एंटीजन, तो दोनों प्रकार के एंटीजन है, ठीक है ना। ये A और B दोनों मिलकर के क्या करते हैं, AB ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो आपकी A और B दोनों प्रभावी, तो दोनों क्या करते हैं, अपना अपना प्रभाव प्रकट करती है, जिसके कारण संतति में A और B दोनों AB ब्लड ग्रुप बनता था। तो दोनों जीन या दोनों कार्य क्या करते हैं, अपना अपना सहयोग करते हैं, इसे सहप्रभाविता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता का उदाहरण क्या हो सकता है, मानव रक्त समूह भी हो सकता है। जिस तरीके से हमने एक उदाहरण कौन सा पढ़ा है कि आपके जो मवेशियों में त्वचा का रंग होता है, ठीक है, वो क्या पढ़ा है, सहप्रभाविता का उदाहरण पढ़ा है। उसी तरीके से आपके ब्लड ग्रुप A और B ये भी किसका उदाहरण है, सहप्रभाविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आपके सहप्रभाविता का उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई किसके बारे में, आपके सहप्रभाविता मैं मतलब किसके बारे में, मानव रक्त समूह के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो चुका था, इसके अलावा आपके मेंडल के वंशागति के नियम हो चुके थे। इसके अलावा क्या बचा है यहाँ पे बची है जेनेटिक्स से शब्दावली के बारे में, अर्थात हम बात करेंगे आनुवांशिक शब्दावली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ परिभाषाओं के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आया तो अगला एक और चैप्टर चलेगा अपने ब्लड ग्रुप के बारे में, तब अच्छे से और पढ़ लेंगे। आज इस जेनेटिक्स को ख़त्म करते हैं जो भी है। अब देखो आगे की बात आती है कि आनुवांशिक शब्दावली, ठीक है ना। तो आनुवांशिक शब्दावली में कुछ परिभाषाएं हैं वो आपको बताता हूँ मैं। आनुवांशिकी शब्दावली, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है जीन, ठीक है ना। अब देखो जीन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं भाई, जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। और जीन क्या होते हैं कि वे कारक होते हैं जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या होगी, वे कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं, किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सिंपली सी डेफिनेशन याद रखो, वे कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं, किसी लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हें जीन्स कहते हैं। और जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, ठीक है ना। फिर आगे की बात आती है एलील यानी युग्म विकल्प, ठीक है। अब किसी एक लक्षण नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आती है युग्म विकल्प। एलील के बारे में देखो तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली, लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को एलील कहते हैं। भाई एक जीन के दो मतलब एक जीन को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के जो युग्म विकल्प होते हैं उन्हें एलील कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका
एक तो युग्म विकल्प लंबाई को नियंत्रित करने वाला लंबापन और एक बोनापन, ठीक है। फिर आगे आती है समयुग्मजी, ठीक है। जब मतलब एक जीन के दोनों युग्म विकल्प क्या हो, समान हो, तो उसे समयुग्मजी। तो तीसरी परिभाषा समयुग्मजी, एक जीन के दोनों युग्म विकल्प समान हो, मतलब जैसे कि कैपिटल टी, ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। फिर इसी तरीके से आपके विषम युग्मजी हो गया। अब विषम युग्मजी का मतलब क्या होता है कि जब एक जीन, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली एक जीन के दोनों युग्म विकल्प क्या हो, असमान। कैसे हो, असमान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, आपका विषम युग्मजी कहलाएगा, ठीक है ना। फिर आपके आता है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, यानी किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे डेफिनेशन आती है जीन प्रारूप के बारे में। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है, यहाँ पे आपके जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है ना। प्रभावी लक्षण, जो अब आप सबको पता है प्रभावी अप्रभावी के बारे में। प्रभावी का मतलब हो गया कि जो लक्षण कहाँ पे दिखाई देता है, जो लक्षण F1 में दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी में, वो आपका क्या कहलाता है, प्रभावी। और जो लक्षण F1 में दिखाई नहीं देता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी। दोनों डेफिनेशन आप जानते हो कि जो लक्षण F1 में दिखाई देगा वो प्रभावी, नहीं दिखाई देगा अप्रभावी। इसके अलावा आगे डेफिनेशन आती है एकल संकरण। एकल का मतलब जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं वो एकल संकरण। द्विसंकरण का मतलब जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में संकरण करवाते हैं द्विसंकरण। फिर त्रिसंकरण का मतलब होगा तीन जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के उनमें क्रॉस करवाना, त्रिसंकरण। और बहुसंकरण का मतलब हो गया कि जब तीन से ज्यादा जोड़ी लक्षणों को एक साथ लेकर के उनके मध्य क्रॉस करवाएं, वो आपका क्या कहलाता है, बहुसंकरण कहलाता है, ठीक है। फिर टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ा था कि भाई टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि F1 पीढ़ी का संकरण क्या करवाए, अप्रभावी जनक से। इसके अलावा बैक क्रॉस का मतलब था कि F1 पीढ़ी का संकरण आप प्रभावी अप्रभावी दोनों में से किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपके आता है जनक पीढ़ी, मतलब जो संकरण की क्रिया में भाग लेती है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं, ठीक है ना। जो पीढ़ी संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं वो जनक पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी यानी जो संकरण से प्राप्त होने वाली जो प्रथम पीढ़ी होती है वो आपकी F1 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त होती है। और एकल संकरण अनुपात एक संकरण से प्राप्त अनुपात और द्विसंकरण से प्राप्त द्विसंकरण अनुपात होता है। ये डेफिनेशन हो चुकी थी। फिर यहाँ पे आपके मेंडल के जो वंशागति के नियम है इनके महत्व के बारे में देख लो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे महत्व की बात आती है, ठीक है। तो देखो महत्व की बात की जाए तो पहली बात तो यह है कि मेंडल के नियम के अनुसार कि सजीवों में प्रभाविता का लक्षण पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक और घातक जीन होते हैं अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें हो चुकी है परिभाषाओं के बारे में। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व के बारे में। अब क्या बात बता रहा हूँ मेंडल के नियमों का महत्व। पहली बात तो क्या होती है
कि मेंडल के प्रभाविता के मतलब सजीव में प्रभावी लक्षणों के कारण ही क्या होता है कि अनेक अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो जीवों में प्रभावी जीन के कारण अप्रभावी जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाती है। और कुछ अप्रभावी जीन क्या होती है, घातक होती है। ये जो अप्रभावी जीन, जैसे मान लीजिए कुछ घातक अप्रभावी जीन होती है, ठीक है, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगी। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा कि हम जीन संकल्पना की पुष्टि किसके द्वारा कर सकते हैं, मेंडल के नियमों के द्वारा। तो जीन संकल्पना, अब जीन संकल्पना का मतलब होता है कि जीन थ्योरी होती है उसकी आप पुष्टि किसके द्वारा कर सकते हो, मेंडल के नियम के। इसके अलावा कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो युग्म के जो दोनों लक्षणों को, दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंडल के नियमों के अनुसार जो संकर संतति होती है उसमें नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके मेंडल के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन वाली किस्में तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे फसलें या आपके मतलब पादप संततियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा, ठीक है, वो कौन सी है, सुजननिकी। याद रखना, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है, सुजननिकी। वो भी किस पे आधारित है, आपके मेंडल के नियमों पर आधारित है। किस पे आधारित है, मेंडल के नियमों पर। तो यहाँ पे ये बातें हो चुकी है मेंडल के नियमों के बारे में, यानी जेनेटिक्स के बारे में। बाकी नए चैप्टर से कल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।